हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई मेन फिजिक्स बाई कैलाश सर। बच्चों बेशक इसका नाम जेई मेन फिजिक्स है, लेकिन मैं जो ईयर लॉन्ग कोर्सेज लॉन्च किए ना बच्चों, ये जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए है। तो जो भी बच्चे जेई मेन और एडवांस 2026 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, उन बच्चों के लिए मैंने क्लास 11th का और क्लास 12th का ईयर लॉन्ग कोर्स फिजिक्स का लॉन्च कर रखा है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो जिन भी बच्चों को अभी तक नहीं पता है, मैं बता देना चाहता हूँ, क्लास 11th की जो क्लासेस हैं बच्चों शाम को 4 बजे होती है, टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। और क्लास 12th की जो क्लासेस हैं बच्चों, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक चल रहा है, ये एमडब्ल्यूएफ मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होती है बच्चों। अभी मैं प्लान कर रहा हूं बच्चों एक क्लास की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का, बिकॉज हमारा सिलेबस काफी स्लो हो रखा है, हमें सिलेबस को थोड़ा सा फास्ट करने की जरूरत है। इसलिए बच्चों एक क्लास की और एक्स्ट्रा क्लास की रिक्वायरमेंट होने लगी है। तो बच्चों मैं एक क्लास आप लोगों के लिए बढ़ाऊंगा, और वो बढ़ाऊंगा कब? मोस्ट प्रोबेबली बच्चों आप लोग मान के चलो कि जो अब डे तो बच्चों मैं अनाउंस कर दिया करूंगा, ठीक है? तो मैं बता दिया करूंगा कि इस हफ्ते किस दिन एक्स्ट्रा क्लास होगी। तो अब 4 क्लासेस बच्चों पर वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसकी जरूरत है बेसिकली ना। सो हो क्या रहा है कि अच्छे लेवल के इलस्ट्रेशन और ज्यादा नंबर में कराने के लिए मुझे क्लासेस बढ़ानी पड़ रही हैं, अदरवाइज तो मतलब काम चल जाएगा, है ना। थ्योरी वगैरह तो आराम से कंप्लीट की जा सकती है, लेकिन अच्छे इलस्ट्रेशन कराने और ढंग से कराने तो बच्चों क्लासेस थोड़ी बढ़ानी पड़ेंगी। पहले मैं प्लान कर रहा था कि 19 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। आज हमारा 10वां लेक्चर चल रहा है, 12वें लेक्चर तक तो हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ वगैरह यही कंप्लीट हो पाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल, कंडक्टर, ये सब कुछ अभी इसके अंदर बचा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली मरानी, मैंने आपको बताया है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आई कैन नॉट मिक्स इंग्लिश एंड हिंदी हियर। देयर इज माय स्टाइल एंड दैट स्टाइल आई एम गोइंग टू फॉलो in this batch. I don't want to spoil this batch as well, okay? So basically you must understand कि मतलब मेरा एक अपना स्टाइल है पढ़ाने का, एंड उसी को मैं फॉलो करने वाला हूँ, ओके? सो बच्चों लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। जेई 2026 वाले बच्चे हमारे जो है इसको देख सकते हैं। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं ना, ड्रॉप ईयर वाले जो बच्चे हमारे, वो मेरे इन दोनों के दोनों कोर्सेज को फॉलो करेंगे। क्लास 11th भी फॉलो करेंगे, वो क्लास 12th भी फॉलो करनी है उन बच्चों को ना। पूरे पूरे लेक्चर देखो बच्चों, बीच में छोड़ना नहीं है, तभी तुम जो है ना देखो, फिर देखना आपका स्कोर कैसे इंप्रूव हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को ना। अभी जो एक्स्ट्रा क्लास लगाई है बच्चों, मैंने संडे को लगाई है। संडे को 4 PM पे एक्स्ट्रा क्लास है बच्चों, और मंडे को भी क्लास होगी, संडे को भी होगी, ठीक है। तो इस हफ्ते की क्लास सैटरडे को मेरे पास टाइम स्लॉट नहीं था, तो मैंने संडे को लगाई है, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ एंड सॉलिड एंगल पढ़ने वाले हैं बच्चों ना। तो मैं आज आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल भी पढ़ाऊंगा और एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ भी पढ़ाऊंगा। अगर आपको याद हो तो बच्चों, पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला था। ये पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने इंटीग्रेशन वाले मेथड से इसको सॉल्व किया था। आप लोगों को याद है, हमने 3 क्वेश्चन फ्लक्स के सॉल्व किए थे, जो कि 2 एरोडोम के थे, और एक ये वाला क्वेश्चन था बच्चों, जिसको मैंने ऑलरेडी किससे सॉल्व किया था? इसको मैंने इंटीग्रेशन वाले मेथड से सॉल्व किया था। देखिए क्वेश्चन लिखते जाइए, जो भी आप शॉर्ट्स बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स मतलब जो भी नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स में अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखोगे ना, मतलब उसके लिए आप स्पेस छोड़ दिया करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज साथ के साथ लिखना विल बी डिफिकल्ट, लेकिन एक लाइन आइडिया लग जाएगा कि कितने स्पेस में ये क्वेश्चन आएगा, उतना स्पेस छोड़ दिया करो। जब मैं नोट्स अपलोड करता हूं ना, तो उसमें से देख देख के उन क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिख लिया करो। अदरवाइज पंगा क्या होगा, वैसे तो तुम्हारे पास इनके नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे रिवीजन करने के लिए ना। आप इन सारी की सारी फाइल्स को मर्ज कर लेना, और मर्ज करने के बाद आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बन जाएंगे। तो वो तो मेरे खुद के लिखे हुए होंगे, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है कि आप अपने हाथों से अगर लिखते हो ना, तो वो लंबे टाइम तक वो चीज याद रहती है। तो आप लोग अगर कोशिश कर सको साथ ही साथ नोट्स बनाने की, तो बना लेना। चलिए भाई, इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास में बच्चों मैंने इस वाले क्वेश्चन का मतलब इस चार्ज की वजह से इससे पास होने वाला फ्लक्स बताया था। फ्लक्स क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही होंगी। इस पे हम काफी सारा डिस्कशन कर चुके हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन होता है या रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइन होता है, ठीक है। पर हम लोग बच्चों इसको इस तरीके से लेके चल सकते हैं। तो यहां से बच्चों ऐसे करके बहुत सारी फील्ड लाइन पास हो रही होंगी। बेसिकली बच्चों तुम इसको और एक अच्छे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे एक लाइट का बल्ब होता, ठीक है। एक बल्ब होता और यहाँ पे एक दीवार होती। सुनना ध्यान से,
यहां पे एक बल्ब होता और यहां पे एक दीवार होती और दीवार में ये आर रेडियस का एक होल हो रखा होता, तो कितनी लाइट इससे पास होगी, एक तरीके से उसका मेजरमेंट है बच्चों ना, टोटल का कितना लाइट इससे पास होगा बच्चों, उसका एक तरीके से मेजरमेंट है। तो फ्लक्स भी बच्चों कुछ उससे मिलता जुलता ही होता है ना। तो यहां पे बच्चों जब भी ये चार्ज इस तरीके से रखा होगा तो हम लोगों ने इसका फ्लक्स जो है कैसे कैलकुलेट करना सीखा था। हम लोगों ने ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है ना, या जो फ्लक्स था वो हमारा आया था बच्चों, कितना आया था, फाई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का, ये डेरिवेशन कल कर चुके हम लोग जो है, 1 माइनस का x डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये आया था बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इससे पास हो रहा होगा। इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर आप इसके आउटर एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, यहां पे इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, उसका एंगल अगर थीटा ले लो, ये एंगल थीटा ले लो, तो इस फ्लक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू इज फ्लक्स इज इक्वल टू दिस फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का कॉस थीटा। ऐसे करके भी बच्चों इस फ्लक्स को आप लोग जो है बड़े आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों फ्लक्स के बारे में बात, जो हम लोगों ने कल डेरिवेशन ऑलरेडी कर लिया था। इसी क्वेश्चन को करने का बच्चों एक और तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बच्चों इस वाले क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना सिखा देता है। एंड सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि सॉलिड एंगल के कई सारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और भी कई सारी जगहों पे बच्चों सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड एंगल आपको सीखना तो है ही, तो यहीं पे सीख लेते हैं बच्चों। तो सॉलिड एंगल की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन को एक और तरीके से करना सिखाता हूं। सॉलिड एंगल की बच्चों पहले ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, सॉलिड एंगल होता क्या है, ठीक है बच्चों। मान लो ये जो क्यू चार्ज है ना, ये एक स्फेयर के सेंटर पे रखा होता, खोखला गोला, खोखला गोला समझ रहे हो, हॉलो स्फेयर के सेंटर पे अगर आपने क्यू चार्ज रख दिया होता, इस पूरे खोखले गोले के सेंटर पे अगर आपने क्यू चार्ज रख दिया होता, तो बच्चों मुझे कोई ये बताएगा कि इससे फ्लक्स कितना पास होगा। फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस जो होगा बच्चों वो क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है बच्चों, इस पूरे का एरिया। क्या आप लोगों को यह समझ में आ रहा है बच्चों, यहां पे सिमेट्री भी है, यहां पे सिमेट्री दिखाई दे रही है आप सारे बच्चों को। तो क्या मैं यहां पे यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं कि अगर मैं इस स्फेयर के किसी छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स पता करना चाहूं, मैं इसके किसी भी एक छोटे से एरिया से, मतलब मैंने कहा कि यहां पे एक एरिया ले लिया मैंने कहूं कि इस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो आप बोलोगे सर पूरे एरिया से 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हो रहा है। डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 4 पाई आर स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसके सरफेस एरिया से पर यूनिट एरिया से इतना, और इसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों किसी भी एरिया से पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा। हाँ भाई, किसी भी इस सरफेस के किसी भी छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स पता कर पाऊंगा। मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक एरिया ले लिया, ये एरिया ले लिया, ठीक है, ये एरिया बच्चों ए के बराबर है, इस सरफेस पे ले लिया मैंने, तो इस सरफेस के एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा बच्चों वो हमारे पास इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई। मैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल एरिया से 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से फ्लक्स कितना जा रहा है, कितनी फील्ड लाइन जा रही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो हम ये कहेंगे कि वो सब, अच्छा ये दिख रहा है तो मैं सिमेट्री होगी या नहीं होगी भाई। यहां पे अगर मान लो एक बल्ब रखा हुआ मान लो और इसको इमेजिनरी स्फेयर मान लो, तो बल्ब की जो लाइट होगी बच्चों हर जगह पे सेम तरीके से इंसिडेंट हो रही होगी। तो अगर उसी तरीके से पॉइंट चार्ज की जो फील्ड लाइन होंगी बच्चों को सिमेट्रिक होंगी नहीं होंगी, तो बच्चों मैं ये कहूं कि इस पूरे से जो फ्लक्स पास हो रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो रहा है। मतलब मान लो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन बोल दूं मैं इसको कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन है जो इस एरिया से पास हो रही है। क्या वो पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है? यस। तो हम ये लिख सकते हैं कि पर यूनिट एरिया सरफेस पे अगर मैं कोई भी छोटा सा एरिया लूं 1 यूनिट का, तो उससे फ्लक्स कितना जा रहा होगा, तो जो टोटल से जा रहा है दैट डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया से कितना जा रहा होगा, टोटल से जो जा रहा है दैट डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इनटू ए के बराबर। ये वाली बात आप सारे बच्चों को समझ में आई या नहीं आई ये बताओ, ठीक है ना सर। इस टाइम स्कूल होता है, प्लीज 9 के बाद ही चलेगा। और 8:30 बजे स्कूल कौन सा होने लगा चलो पहली बात ये वाली बात समझ में आ गई। तो यहां पे सिमेट्री होने की वजह से बच्चों में ये फंडा लगा सकता हूं कि स्फेयर के किसी भी एरिया से मुझे फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो मैं बच्चों ये वाले फंडे से यूनिटरी मेथड लगा के कैलकुलेट कर सकता हूं।
अब हमारा जो क्वेश्चन था बच्चों वो ये था कि ये एक क्रॉस सेक्शन है और इससे x डिस्टेंस पे q चार्ज रखा हुआ है इस क्रॉस सेक्शन की एक्सिस पे, है ना। इस क्रॉस सेक्शन की एक्सिस पे x डिस्टेंस पे q चार्ज रखा हुआ है और मुझे इससे पास होने वाला फ्लक्स पता करना था। तो बच्चों अगर मैं यहां पे वही क्रॉस सेक्शन बना लूं, ये वाला बना दिया मैंने r रेडियस का, है ना, मतलब इसकी रेडियस अलग मान लेंगे, स्फेयर की अलग मान लेंगे, ठीक है। तो स्फेयर की मैं कैपिटल R मान रहा हूं, तो इसकी रेडियस बच्चों मैं स्मॉल r मान लूंगा। x डिस्टेंस पे आपने एक चार्ज रखा हुआ है, आपको इस ब्लू वाले सरफेस से, ब्लू वाला जो सरफेस है ना बच्चों, इससे पास होने वाला फ्लक्स पता करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, ब्लू वाले सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, क्या वो सारा के सारा फ्लक्स जो है बच्चों इस वाले इस सरफेस से पास हो रहा होगा? हाँ भाई, जो भी फील्ड लाइन इस ब्लू वाले सरफेस से जा रही होगी, जो भी फील्ड लाइन इस ब्लू वाले सरफेस से जा रही होगी बच्चों, क्या वो फील्ड लाइन जो है इस साइड वाले पार्ट से भी जा रही होगी? जो भी फील्ड लाइन ब्लू वाले सरफेस से जा रही होगी, क्या वो फील्ड लाइन इस साइड वाले पार्ट से भी जा रही होगी बच्चों? बताओ, जो भी फील्ड लाइन ब्लू वाले पार्ट से जा रही होगी बच्चों, क्या वो इस वाले पार्ट से जा रही होगी? इस वाले पार्ट से, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इससे जा रही होगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो भी फील्ड लाइन होंगी वो इससे पास हो रही होंगी, इससे। तो अगर मैं इस ब्लू वाले रीजन से फ्लक्स पता करना है, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन पता करनी है, तो मैं एक तरीके से ये कह दूं कि इस वाले पार्ट से जो भी फ्लक्स पास हो रहा होगा वही इस ब्लू वाले पार्ट से पास होने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। बताओ, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाया और उसके एक्सिस पर मैंने एक चार्ज रख दिया, उससे फील्ड लाइन जा रही होंगी। तो मैं एक अरेंजमेंट बना रहा हूं जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक स्फेयर बना रहा हूं जिसको चार्ज को सेंटर पर रखा हुआ मान रहा हूं, और वो जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन माना ना, उससे वो स्फेयर पास होना चाहिए, ठीक है। तो स्फेयर का जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो पार्ट होगा, उससे पास होने वाला फ्लक्स जो होगा वही फ्लक्स कहलाएगा बच्चों इस वाले क्रॉस सेक्शन से। ब्लू वाले क्रॉस सेक्शन से जो फ्लक्स होगा वो इस वाले पार्ट का फ्लक्स होगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एरिया पता लग जाए, अगर मुझे इसका एरिया पता लग जाए, तो मैं बच्चों इस वाले पार्ट से पास होने वाला फ्लक्स बड़े आराम से लिख पाऊंगा। यहां पे कैसे लिख दूंगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरे स्फेयर से है, दैट डिवाइड बाई 4 पाई r का स्क्वायर इनटू दैट एरिया, ये हो जाएगा बच्चों फ्लक्स, ठीक है। अब एरिया किसका चाहिए मेरे को? इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए। बच्चों एरिया जो होता है ना स्फेयर का, उसको लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। क्या तरीका होता है? आप एक चीज इमेजिन कर पा रहे हो यहां पे, इस पॉइंट से, सेंटर से ये जो सर्कल बन रहा है ना बच्चों, व्हाइट वाला सर्कल जो दिखाई दे रहा है, तो मैं ब्लू वाले का जो आउटर है, मैं इससे उस व्हाइट वाले सर्कल के हर एक पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा ना बच्चों, तो एक कोन टाइप का बनेगा। हाँ भाई, सेंटर से जो व्हाइट वाला सर्कल जो बन रहा है उसके किसी भी पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक कोन टाइप का बनेगा, कोन। हाँ भाई, कोन बनेगा, नहीं बनेगा? और उस कोन की जितनी भी सारी की सारी लाइंस होंगी ना बच्चों, उनको ज्वाइन करता हुआ, कोन की सारी लाइंस को ज्वाइन करता हुआ जो एंगल होता है बच्चों, इसी को कहते हैं हम सॉलिड एंगल, ठीक है। इसी को कहते हैं बच्चों हम सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बच्चों बेसिकली 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन होता है। प्लेन एंगल बच्चों 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन होता है, इसे सॉलिड एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉलिड एंगल? बच्चों अगर तुम्हें सॉलिड एंगल पता है ना, तो सॉलिड एंगल को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आप ये एरिया लिख सकते हो। स्फेयर का जो एरिया होता है ना बच्चों, दैट इज गिवन बाय सॉलिड एंगल इनटू रेडियस का स्क्वायर। ये होता है बच्चों सरफेस, स्फेयर के किसी भी पार्ट का एरिया। स्फेयर के किसी भी पार्ट का अगर एरिया लिखना है ना बच्चों, तो आप सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर करके लिख सकते हो। तो इस वाले पार्ट का जो एरिया आएगा ना, इस वाले पार्ट का ध्यान रखना, सॉलिड एंगल उसके सेंटर पे जो बन रहा होगा, सॉलिड एंगल जो उसके सेंटर पे बन रहा होगा, तो कोई भी स्फेयर का पार्ट सेंटर पे कोई सॉलिड एंगल अगर बना रहा है, तो सॉलिड एंगल इंटू आर का स्क्वायर ये बच्चों उसका एरिया देता है बच्चों, ठीक है। सर अभी भी एडवांस शीट, एक मिनट ना, क्या हुआ? ये वाली बात समझ में आई, सॉलिड एंगल की इंपॉर्टेंस। चैप्टर कंप्लीट कहां हुआ है? अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, ये तो आधा भी नहीं हुआ चैप्टर, आधा चैप्टर हुआ है अभी ना। हाँ आधा तो हो गया है, चैप्टर कंप्लीट कहां हुआ है? आप अभी इस पे फोकस करो, जो मैं करा रहा हूं ना उस पे फोकस करो। एडवांस की शीट मतलब एडवांस वाले चैनल पे जो कंटेंट अपलोड किया है ना, मेरी कोशिश ये है कि जो एडवांस की शीट में एक्सरसाइज 2 में जो क्वेश्चन है उनको क्लास इलस्ट्रेशन की तरह मैं करवा दूंगा आप लोगों को। तो जस्ट वेट,
मतलब एडवांस की शीट जो थी ना हमारी, जो एक्सरसाइज 2 थी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास, तो आपको उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, ये समझ में आया बच्चों सॉलिड एंगल जो होता है। अब देखो बच्चों, मैं तुम्हें थोड़ा सा ना, अभी सॉलिड एंगल पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें, और सॉलिड एंगल से पहले कुछ ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। आपको पता है बच्चों, जो प्लेन, एक होता है प्लेन एंगल, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 30 डिग्री 60 डिग्री, ये जो होते थे ना बच्चों, ये प्लेन एंगल होते थे। ये कैसे डिफाइन होते थे? इनको डिफाइन करने का बच्चों पता है तरीका क्या होता था? आप एक सर्कल बनाते थे, ठीक है, और उस सर्कल का एक आर्क लेते हो आप, ठीक है, और सर्कल का जो आर्क होता है ना बच्चों, सर्कल की रेडियस अगर आर के बराबर है, सर्कल का जो आर्क होता है बच्चों, ये जो लेंथ होती है ना, एल लेंथ, ये सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रही होती है, तो लेंथ और इस एंगल में जो रिलेशन होता है ना बच्चों, वो ये होता है, ठीक है। लेंथ और इस एंगल में जो रिलेशन होता है ना बच्चों, वो ये होता था, है ना, समझ में आया? ऐसा नहीं है कि हमेशा हम आर्क के लिए ही एंगल डिफाइन करते हैं। मान लो ये कोई लाइन है, और आपसे किसी ने पूछा कि इसके बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना इन चीजों को ना, मैं सॉलिड एंगल को थोड़ा सा सॉलिड एंगल का ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा हूं। मान लो ये कोई लाइन है, आपसे किसी ने पूछा कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे ये लाइन के ये दोनों एंड जो है ना, ये दोनों एंड कितना एंगल सबटेंड कर रहे होंगे। तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे बच्चे, यहां से इनके बीच का एंगल आप लोगों को पता करना है। अब इस एंगल को कैसे पता करोगे? तो आप एक काम करोगे, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाओगे, उसको सेंटर मानते हुए एक आप सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये सर्कल बना लिया आपने, इसको सेंटर मानते हुए, ठीक है। इस सर्कल का ये जो आर्क बनेगा ना बच्चों, ये वाला आर्क है ना, ये वाला जो आर्क बनेगा, इसकी लेंथ डिवाइडेड बाई आर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेंथ डिवाइडेड बाई आर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मतलब थीटा इस तरीके से डिफाइन करते थे हम लोग। कई बार आप लोग कहोगे सर इसमें तो चलो ऐसा दिख रहा था कि मतलब हमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बात कर रहे थे आप, मान लो मैं इस लाइन का एंगल पता करना चाहता हूं, इस लाइन के द्वारा इस पॉइंट पे एंगल पता करना चाहता हूं मैं, ठीक है। कोई ऐसा भी तो कह सकता है कि इस वाले पॉइंट पे इस लाइन के द्वारा एंगल कितना सबटेंड हो रहा होगा, तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, है ना। तो आपको बेसिकली ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, अब आप एक अगेन बनाओगे एक सर्किल ही, जो कहां से पास हो रहा है, ठीक है, एक मिनट, अभी भी आप एक सर्किल ही बनाओगे, जो अब ये सर्किल का सेंटर जो है नीचे है ना, तो ये बच्चों देखो ये जो सर्किल है ना, ये सर्किल यहां पे कट नहीं कर रहा, लेकिन हम अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, इस वाली लाइन को, तो ये जो आर्क पूरा, ये वाली जो लाइन है एक्सटेंड करके, जो इस आर्क का एंगल है बच्चों, वही इस लाइन का एंगल हो गया, नहीं हो गया? तो ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, ये हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो थीटा पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, किसी भी लाइन की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे एंगल पता करना है, ठीक है, किसी भी लाइन की वजह से किसी भी पॉइंट पे मुझे एंगल पता करना है, उसके दो एंड जो होते हैं ना, उनकी जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी ना उस पॉइंट को, उनके बीच का अगर एंगल पता करना है, ठीक है, तो बच्चों क्या कर रहे होते हैं हम लोग, एक सर्कल बनाते हैं और वो पॉइंट को हम उसका सेंटर मानते हैं, और सर्कल का जो आर्क बन रहा होता है, आर्क डिवाइड बाई रेडियस, हम इसको कर देते हैं बच्चों थीटा, थीटा पता कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्लेन एंगल, जो हम लोग पढ़ते आए अभी तक ना, वो इस तरीके से डिफाइन होता था। सॉलिड एंगल बच्चों पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है? सॉलिड एंगल डिफाइन होता है जनरली, सॉलिड एंगल का फंडा, जैसे हमने प्लेन एंगल के लिए बच्चों क्या बनाया, प्लेन एंगल के लिए हम लोगों ने बनाया सर्किल। सॉलिड एंगल के लिए सर्किल नहीं लेते बच्चों ना, हम एक स्फेयर लेते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल के लिए क्या लेते हैं बच्चों हम लोग, एक स्फेयर। तो स्फेयर के लिए अब सॉलिड एंगल डिफाइन कैसे होता है, जैसे प्लेन एंगल कैसे डिफाइन था, प्लेन एंगल था बच्चों, हमने एक सर्किल लिया, उस पर दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया बच्चों, और एक पॉइंट बच्चों हमने ये वाला ले लिया। इन दोनों पॉइंट की वजह से सेंटर पर जो एंगल आ रहा होगा वो पूछा था हमने, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम ये कहते हैं कि यहां पे इस वाले पार्ट की वजह से सॉलिड एंगल पता करना है मुझे सेंटर पे, इस वाले पार्ट की वजह से, ये वाला जो पार्ट है ना इसका, इसकी वजह से। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये जो सारे के सारे जो पॉइंट है ना बच्चों इसके, इसकी जो बाउंड्री होंगी, इन सारे के सारे पॉइंट से, इन सारे के सारे पॉइंट से हम इसको सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने ना, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। और इसे ज्वाइन करने के बाद जो एक कोन टाइप का बनेगा ना बच्चों, कोन टाइप का जो बनेगा, उस कोन वाली जो सारी की सारी लाइन होंगी ना बच्चों, उनके एंगल को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। ठीक है, ये जो कोन टाइप का जो यहां पे बन रहा है ना बच्चों, ये इसे बोलते हैं बच्चों हम सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की यहां पे डेफिनेशन क्या होती है कि दिस एरिया इज इक्वल टू सॉलिड एंगल इनटू रेडियस का स्क्वायर। जैसे उधर हम लोगों ने क्या लिखा था, लेंथ, है ना, क्योंकि वो प्लेन एंगल था, तो हमने लिखा था लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। यहां पे जो सॉलिड एंगल होता है ना बच्चों, वो किसी एरिया के द्वारा किसी पॉइंट पर सबटेंडेड होता है। ठीक है, जो प्लेन एंगल था बच्चों, वो कोई लाइन किसी पॉइंट पर सबटेंड कर रही होती है, लाइन, है ना। जैसे ये पेन है, इस पेन की वजह से इस पॉइंट पे एंगल कितना होगा, तो पेन के पास दो ही एंड होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस पॉइंट से मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, इससे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल जो होगा वो हमारा प्लेन एंगल कहलाएगा, जो थीटा बोलते हैं। और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, फिर मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर मानते हुए एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा जो इसके एक एंड से पास हो रहा हो, है ना, और इस वाली लाइन को बढ़ा दूंगा, तो यहां पे जो आर्क आएगा, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल, ये कहलाता है बच्चों थीटा के बराबर। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई, है ना। लेकिन बच्चों जो सॉलिड एंगल होता है ना, सॉलिड एंगल अलग चीज होती है। सॉलिड एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल बच्चों, जैसे ये बॉडी जो है ना, इसके पास दो पॉइंट है, इनकी वजह से किसी पॉइंट पे ज्वाइन करने वाली लाइन होगी ना, किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, उनके बीच का एंगल। लेकिन जब हमारे पास कोई एरिया हो, मान लो यहां पे एक डिस्क है, डिस्क, और एक पॉइंट पर तुम्हें एंगल पता करना है, तो डिस्क के पास दो पॉइंट तो होंगे नहीं कि एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। जैसे इसके पास पॉइंट था ये वाला और ये वाला, मुझे इस पॉइंट पे एंगल पता करना था, तो मैंने लाइन ज्वाइन की, दो लाइन आई, उनके बीच का एंगल प्लेन एंगल कहलाया। डिस्क की वजह से अगर मुझे किसी पॉइंट पे एंगल पता करना है तो क्या बनेगा, अब यहां पे एक डिस्क है ना, और उसके सामने एक पॉइंट है बच्चों जिस पे मुझे एंगल पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्क में तो बहुत सारे पॉइंट हो गए ना इसकी बाउंड्री पे, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, उन सारे पॉइंट से लाइन भेजूंगा, तो तुम्हें कोन टाइप का दिखाई दे रहा है, कोन टाइप का विजुअलाइज हो रहा है बच्चों, और उस कोन में बहुत सारी लाइन होंगी, उनके बीच का जो एंगल होता है ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल बच्चों कोई किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की वजह से आएगा जिसके पास एरिया होगा, और प्लेन एंगल बच्चों इसकी वजह से आ जाएगा, प्लेन एंगल, लेंथ होगी इसके पास। ठीक है, तो हम आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा डिफाइन करते थे उधर। यहां हम क्या करते हैं, अब जैसे हमने प्लेन एंगल को समझने के लिए सर्कल बनाया, और उसके सेंटर पे हमने लिखा कि सेंटर से कोई भी आर्क के दो पॉइंट जो है वो जो एंगल सबटेंड कर रहे होंगे, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा लगा दिया। सॉलिड एंगल क्योंकि थ्री डायमेंशनल बॉडीज के लिए डिफाइन होता है, तो हमने स्फेयर बनाया, कुछ हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना, हमने कहा स्फेयर। जैसे हमने उधर हम सर्कल के केस में उसकी जो टोटल लेंथ है ना बच्चों, उसको लिख देते हैं 2πr। ठीक है, ये जैसे टोटल लेंथ होती है ना इसकी पूरी, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं 2πr, 2πr। तो ये 2π जो है ना बच्चों, ये पूरी बॉडी के द्वारा इसके सेंटर पर सबटेंडेड एंगल है। इसी तरीके से हमने सॉलिड एंगल के केस में क्या किया, सॉलिड एंगल के केस में हमने बोला कि हम इसको एरिया से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि जो स्फेयर होता है ना, उसका कोई भी पार्ट सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा, स्फेयर का कोई भी पार्ट, स्फेयर का कोई भी छोटा सा टुकड़ा, उसके छोटा सा टुकड़ा अगर स्फेयर पे लोगे तो स्फेयर का जो टुकड़ा आएगा वो थ्री डायमेंशनल आएगा, है ना। तो उसके जो भी पॉइंट होंगे ना, उन सबको सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो बहुत सारी लाइन आएंगी, उनके बीच का जो एंगल होता है ना, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। और उस छोटे से टुकड़े का जो एरिया आएगा वो सॉलिड एंगल इनटू रेडियस के स्क्वायर के बराबर आएगा। ऐसे हम डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली हमने इसको डिफाइन किसके लिए किया, स्फेयर के लिए। जैसे हम लोगों ने प्लेन एंगल डिफाइन किसके लिए किया था, सर्कल के लिए। सॉलिड एंगल डिफाइन किसके लिए किया, स्फेयर के लिए। लेकिन प्लेन एंगल को हम लोगों ने यूज किया इस लाइन के लिए भी, कि इस लाइन की वजह से इस पॉइंट पे कितना एंगल आ रहा होगा। तो सिमिलरली हम सॉलिड एंगल को भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, कि मान लो एक मैंने डिस्क टाइप का रीजन ले लिया,
और मैंने कहा कि इस वाले पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल ये डिस्क जो है सबटेंड कर रही होगी। इसका फंडा क्या रहेगा, हम एक ऐसा स्फीयर बनाएंगे जिसका सेंटर होना चाहिए यहां पे, और डिस्क के ऊपर, डिस्क के मतलब हर पॉइंट से वो स्फीयर जो है पास होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा एक स्फीयर बना लेंगे जो डिस्क के हर पॉइंट से पास हो रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस पार्ट विल बी इक्वल टू सॉलिड एंगल ऑफ दिस डिस्क एट दिस पॉइंट। हाँ भाई, इस पार्ट की वजह से सॉलिड एंगल और इस डिस्क की वजह से सॉलिड एंगल एक ही चीज आ जाएगी। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? सॉलिड एंगल ड्यू टू दिस पार्ट विल बी इक्वल टू सॉलिड एंगल ड्यू टू दिस। अच्छा, अब सॉलिड एंगल होता क्या है, मान लो बच्चों ये एंगल थीटा के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों इस वाले पार्ट का जो एरिया होता है ना, ये होता है 2 पाई आर का स्क्वायर 1 माइनस का कॉस थीटा के बराबर। ठीक है भाई, स्फीयर के किसी सेक्शन का जो सेंटर पे हाफ एंगल थीटा सबटेंड कर रहा हो उसका एरिया बच्चों, ये फॉर्मूला होता है उसके एरिया का। स्फीयर के किसी भी सेक्शन का जो एरिया आता है ना बच्चों, एरिया वो 2 पाई आर का स्क्वायर 1 माइनस का कॉस थीटा के बराबर आता है। चाहो तो आप इसमें थीटा की वैल्यूज पुट करके पता कर लो। मैंने आपको बताया कि जो एरिया होता है ना उसको सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर लिख देते हैं, तो सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 पाई 1 माइनस का कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, ये आ गया बच्चों सॉलिड एंगल। अब बच्चों सॉलिड एंगल ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर कितना आएगा, तो सॉलिड एंगल ऑफ द कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट पूरे स्फीयर का कितना आएगा, तो पूरे स्फीयर का आएगा बच्चों, उसका पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों इसका सॉलिड एंगल पूरे स्फीयर का, 4 पाई के बराबर। ठीक है, पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल 4 पाई के बराबर हो गया। तो बच्चों यहां पे हम क्या लगा देते हैं, फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स थ्रू फाई सॉलिड मतलब ये कैपिटल ओमेगा सॉलिड एंगल। मान लो किसी भी एक सरफेस की वजह से चार्ज वाली जगह पे कैपिटल ओमेगा के बराबर सॉलिड एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इससे बच्चों जो फ्लक्स आएगा ना, पता है कितना आएगा, फ्लक्स थ्रू दिस सॉलिड एंगल जो आएगा ना बच्चों, वो आएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो फ्लक्स है वो 4 पाई सॉलिड एंगल से है भाई, पूरा जो स्फीयर है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना है, 4 पाई के बराबर। तो पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों सॉलिड एंगल से, तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा किसी भी सॉलिड एंगल कैपिटल ओमेगा वाली बॉडी से या सरफेस से। ठीक है, ऐसे करके बच्चों सॉलिड एंगल को डिफाइन किया जाता है। एडवांस के लिए आपको, तुम थोड़ा वेट करो ना, अभी उस पर ना कंटेंट अपलोड हो रहा है ना, तो उस वाले पे और इस वाले का मिक्स करके चलना है हमें ना। उसमें जो प्लेलिस्ट होगी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वो पूरी की पूरी आपको फॉलो करनी है जेई एडवांस वाले चैनल की। ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों, धीरे धीरे मैं इसको और अच्छे से आपको समझाता रहूंगा। तो ये सॉलिड एंगल समझ में आया, तो ये इससे रिलेट करते हुए समझो बच्चों ना, इस वाले पार्ट से। जैसे सर्कल के लिए, सर्कल एक प्लेनर बॉडी है। ठीक है, सर्कल एक प्लेनर बॉडी है, उसकी वजह से प्लेन एंगल डिफाइन करते हैं हम लोग ना। सर्कल के कोई 2 पॉइंट ले लो, उनकी वजह से सेंटर पर जो एंगल आ रहा होगा आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस के बराबर होगा। इसी तरीके से जो स्फीयर होता है ना, उसके किसी भी एरिया की वजह से उसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा ना, वो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट पार्ट इज इक्वल टू सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ दैट पार्ट इंटू सॉलिड एरिया इज इक्वल टू सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर के बराबर होता है एरिया। स्फीयर का कोई भी पार्ट का एरिया जो होता है ना, वो सॉलिड एंगल एट द सेंटर इंटू आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे सर्किल में हम 2 पॉइंट लिए हमने, उनकी वजह से सिर्फ 2 ही लाइन बनी, लेकिन स्फीयर में अगर आपने मान लो कोई छोटा सा सेक्शन उसका काटा, तो वहां बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, है ना, बहुत सारे पॉइंट बनेंगे। आपने अगर एक स्फीयर को काट लिया, तो जो कटा हुआ पार्ट है उसके बहुत सारे पॉइंट होंगे, सर्किल टाइप का बन रहा होगा। उन सर्किल से सेंटर पे लाइन ड्रॉ करनी है, उन लाइन के बीच का जो एंगल होता है ना बच्चों, दैट इज द सॉलिड एंगल ड्यू टू दैट कटा हुआ पोर्शन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, obviously follow this course. Okay, so solid angle और एंड प्लेन एंगल बच्चों इस तरीके से डिफाइन होते हैं।
तो जैसे मैंने तुम्हें यहां पे बताया बच्चों ना, इस वाले क्वेश्चन को ना, तो इस वाले क्वेश्चन में जो सॉलिड एंगल जो होगा बच्चों इस वाले पार्ट में, तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, मुझे इससे पास होने वाला फ्लक्स लिखना है, ठीक है ना, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस लिखना है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो फ्लक्स थ्रू डिस्क जो आएगा ना बच्चों, डिस्क, दैट विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स है पूरे 4 पाई सॉलिड एंगल से, ठीक है, 4 पाई सॉलिड एंगल से इतना फ्लक्स पास हो रहा है। तो इस डिस्क की वजह से यहां पे जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा, इस डिस्क की वजह से यहां पे जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा, इस डिस्क की वजह से यहां पे जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा, वो सॉलिड एंगल कितना होगा, इस डिस्क की वजह से सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल होता है बच्चों 2 पाई 1 माइनस का कॉस थीटा के बराबर। दिस इज द सॉलिड एंगल ड्यू टू द डिस्क एट दिस पॉइंट। मैं तुम्हें एक लास्ट में एक रिजल्ट भी याद रखने के लिए बोलूंगा कि मैक्सिमम मैंने उससे ज्यादा कुछ और यूज होते हुए देखा भी नहीं है, ठीक है। इसको ले जाके बच्चों यहां पे पुट कर दो, तो फ्लक्स थ्रू द डिस्क जो आ जाएगा ना बच्चों, दिस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द डिस्क इज इक्वल टू, जब आप इसको यहां पुट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस का कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। फ्लक्स थ्रू द डिस्क विल बी दिस। तो व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर इज, सो इफ देयर इज दिस काइंड ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब याद रखना क्या है बच्चों ना, सुनो ध्यान से, जो चीज तुम्हें याद रखनी है, जब भी बच्चों एक डिस्क टाइप का रीजन दे रखा हो और उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रखा हो, ठीक है, डिस्क टाइप का दे रखा है और उसकी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट ले रखा है, तो डिस्क के इस आउटर वाले पॉइंट से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देना, ठीक है, इस लाइन के, इन दोनों लाइन के बीच के एंगल को थीटा डिफाइन कर देना। तो इस डिस्क की वजह से यहां पे जो सॉलिड एंगल आएगा वो 2 पाई 1 माइनस का कॉस थीटा के बराबर होगा। इतना दिमाग में रख लेना, बस इससे आपका काम हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स इस क्यू चार्ज का कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो कितने सॉलिड एंगल में फैला हुआ होता है, 4 पाई सॉलिड एंगल में। देखो अच्छा ऐसे समझो, मान लो मैं तुमसे इसके आधे पार्ट से फ्लक्स पूछता, सपोज करो मैं तुमसे पूछता कि इसके आधे हेमिस्फेयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, आधे से, ये जो आधा हेमिस्फेयर है ना बच्चों, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, मैं अगर तुमसे ये पूछता, एक मिनट ना, आधे से कितना है, तो अब सॉलिड एंगल क्या होता है पता है, ये पूरा एंगल होता है सॉलिड एंगल, ये पूरा एंगल। अब इससे जो लाइन होती ना बच्चों, क्या वो, अब जो सर्किल बन रहा होता उसकी जो लाइन ड्रॉ करोगे आधे हेमिस्फीयर की वजह से, तो ये वाला पॉइंट हो गया, तो अब लाइन ऐसे बनेगी ना, ऐसे 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 ऐसे। तो अब जो सॉलिड एंगल होता है ना बच्चों, इस आधे हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, दैट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आ जाता बच्चों सॉलिड एंगल ड्यू टू हाफ। तो आधे का सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा, आधे का 2 पाई के बराबर। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो फ्लक्स है वो 4 पाई सॉलिड एंगल से जा रहा है, तो आधे से कितना जा रहा होगा, 2 पाई से कितना जा रहा होगा, 1/2 के बराबर है ना। तो इससे इस आधे पार्ट से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा ना बच्चों, दैट विल बी हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स। समझ रहे हो, इस आधे स्फेयर से जो पास हो रहा होगा फ्लक्स, आधे स्फेयर से। जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे ये सर्किल है ना, इस सर्किल में आधा सर्किल जो है कितना एंगल सबटेंड कर रहा होता है अपने सेंटर पे, आधा, तो आधा सर्किल जो है अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा होता है, ये एंगल पाई के बराबर है ना। इसी तरीके से तुम इस चीज को समझ पा रहे हो, सॉलिड एंगल वाले फंडे को समझ पा रहे हो सारे बच्चे। तो जैसे 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 मान लो एक स्फेयर है, ठीक है, यहां पे एक स्फेयर है सेंटर पे, अब इसकी वजह से सॉलिड एंगल जो आ रहा होगा तो यहां पे कोन टाइप का बन जाएगा। इसको तुम बड़ा करते जाओ तो वो कोन फैलता जाएगा, नहीं फैलता जाएगा। अब ये एंगल बड़ा हो गया, जो इसके जैसे स्फेयर को तुमने यहां से कट मारा तो इसकी जो लाइन बनेगी ना, ये सर्किल जो बनेगा, अब सेंटर से उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होंगी ना, तुम देख रहे हो ये लाइंस ऐसे फैलती जाएंगी ऐसे। जैसे मान लो यहां पे एक स्फेयर है, ठीक है, और यहां सेंटर है, तो सॉलिड एंगल मान लो इस छोटे से एरिया की वजह से तो ऐसा बनेगा, फिर बड़ा होता जाएगा, आधे की वजह से ऐसा हो जाएगा बच्चों, लाइंस ऐसे हो जाएंगी, ऐसे ऐसे आधे की वजह से, और आधे से इधर आने लगे तो लाइंस बच्चों इधर की तरफ आने लग जाएंगी। जैसे जैसे मान लो मैं इसमें एक काम करूं कि मैं इसकी वजह से तुमसे एंगल पूछूं सेंटर पे, किसकी वजह से, रुको एक मिनट ना, मैं तुमसे इसकी वजह से एंगल पूछूं,
कि इस वाले पार्ट की वजह से एंगल कितना होगा, क्या बोलोगे तुम एंगल को? इस वाले पार्ट की वजह से एंगल अगर मैं तुमसे पूछूं तो एंगल क्या बोलोगे? ये बोलोगे ना इस वाले को, इसको बोलोगे ना तुम एंगल 180 से बड़ा हो गया है ना। इसी तरीके से बच्चों इसमें जब ये एरिया बढ़ता जाएगा ना, शेडेड वाला इधर ले आओगे, मान लो तुमने यहां तक ले आए कि तुमने कहा कि सर मैं इस पूरे पार्ट की वजह से सॉलिड एंगल पता करना चाहता हूं, तो अब लाइंस कैसे हो जाएंगी? ऐसे हो जाएंगी ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा कौन कौन ऐसा बनेगा, तो ये वाला जो एंगल होगा ना ये सॉलिड एंगल कहलाएगा। समझ में आया? और जब ये पूरा स्फेयर कवर कर लिया तुमने तो ये लाइन सारी के सारी इधर आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी? अब ये पूरा जो एंगल होगा ना ये 4 पाई के बराबर होगा। जैसे जैसे इसमें होता है ये जैसे सर्कल में जब तुम इनको टच करा दोगे, यहां तक ले आए तो अब ये लाइन हो गई, अब ये एंगल हो गया। जब इनको टच ही करा दिया तुमने, पूरा सर्कल ही बना दिया, तो पूरा एंगल कितना होता है? 2 पाई के बराबर होता है, नहीं होता है? Similarly, solid angle due to the sphere, complete sphere at its center is 4 पाई। ठीक है, उसके सेंटर पे के अंदर वाले हर पॉइंट पे 4 पाई आएगा फिर ना। सॉलिड एंगल का फंडा समझ में आया? अब सॉलिड एंगल के साथ प्रॉब्लम है। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो सिर्फ एक सिमेट्री वाले केस के लिए ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सॉलिड एंगल आप हर केस में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे जैसे यहां पे लिमिटेशन थी ना बच्चों कि मैं इस वाली लाइन की वजह से यहां पे एंगल पता करने के लिए फिर मुझे ये सर्किल वगैरह बनाना पड़ा, मुझे ये लेंथ नहीं पता है ना, वो लिमिटेशन बच्चों वहां भी आएगी आपके पास। जैसे यहां पे क्या था, यहां पे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, सिमेट्री थी यहां पे। जैसे इस लाइन की वजह से मुझे यहां एंगल पता करना है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, मुझे इसकी लेंथ दे रखी होगी है ना, तो मैं L/2 ले लूंगा इसको, ये डिस्टेंस दे रखी होगी, तो ये एंगल थीटा पता लग जाएगा मेरे को, तो मैं उसका डबल कर दूंगा तो मेरे को टोटल एंगल पता लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक डिस्क है और डिस्क की एक्सिस पे पॉइंट है तो हम सॉलिड एंगल डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लो डिस्क के यहां पे होता कोई पॉइंट, अब इस डिस्क की वजह से सॉलिड एंगल डिफाइन कर सकते हैं क्या हम लोग? बहुत हमारे पास फॉर्मूला नहीं है इसको करने का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि सॉलिड एंगल के साथ लिमिटेशन भी है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉलिड एंगल के साथ एक लिमिटेशन है कि वो हमेशा जो आएगा उसका क्वेश्चन वो इस तरीके का आएगा कि उसमें ये थीटा वाली लिमिटेशन होगी है ना, थीटा वाली। या फिर आपसे कोई बोले, या फिर आपसे कभी कोई बोले कि एक पॉइंट चार्ज है Q, यहां से एक फील्ड लाइन निकली, ठीक है, ये निकली ऐसे फील्ड लाइन ना, और तुम्हें बोला कि ये फील्ड लाइन थीटा एंगल बना रही है, तो बताओ इसका सॉलिड मतलब इसका फ्लक्स कितना होगा जो इधर जा रहा होगा, ये वाले रीजन में जो फ्लक्स जा रहा होगा वो कितना होगा? तो सेम फंडा है ये वाला। सॉलिड एंगल लिख दूंगा मैं 2 पाई 1 माइनस का cos थीटा के बराबर, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, मतलब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दैट सॉलिड एंगल कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों इरडोम में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं इसके, तो और चीजें भी क्लियर होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि सॉलिड एंगल पे जितना टाइम दिया जाना चाहिए उतना सफिशिएंट टाइम बच्चों मैंने दे दिया है। मुझे लगता है कि सॉलिड एंगल वाला पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा है ना, तो फिर अब हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ना इस पर और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था कि जब भी ऐसा फ्लक्स वगैरह पूछा जाए बच्चों कि डिस्क के सेंटर पे, मतलब डिस्क की एक्सिस वाले किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल या कोई चार्ज रखा हुआ है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है तो हम ऐसे लगा देंगे। अब मैं आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल से क्वेश्चंस लेके आया हूं। याद है आप लोगों को कल मैंने आपको इरडोम का एक क्वेश्चन करवाया था, इफ यू रिमेंबर। उसमें बच्चों एक चार्ज Q रखा हुआ था, एक माइनस Q रखा हुआ था, और ऐसी एक क्रॉस सेक्शन दे रखा था सर्कुलर, और उससे फ्लक्स पूछा था इन्होंने। इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लिया था, है ना। इस क्वेश्चन को बच्चों हम सॉलिड एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, इस वाले चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वो ऐसा आएगा, जैसे इस वाले पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं ना तो वो इधर आ रहा होगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं दो कंपोनेंट करूंगा, एक इधर और एक इधर। मान लो ये एंगल अल्फा के बराबर है, क्योंकि ये एंगल अल्फा के बराबर लिया है मैंने, तो E cos अल्फा। तो यहां पे हम लोगों ने कल एक रिंग एलिमेंट माना था, इफ यू रिमेंबर। ऐसा रिंग एलिमेंट लिया था।
ठीक है, कॉपी पेस्ट। ऐसा एक रिंग एलिमेंट लिया था बच्चों, ठीक है। तो जब मैं यहां पे फ्लक्स लिख रहा था तो मैंने ये बताया था कि जब भी मल्टीपल चार्ज होते हैं ना बच्चों, जब आप फ्लक्स लिखते हो ना किसी भी क्रॉस सेक्शन से, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ई डॉट ds कर रहे होते हो आप ना। तो आप इसको बच्चों अलग अलग भी कर सकते हो, एक चार्ज की वजह से अलग कर लो इसको E1 डॉट ds, और E2 डॉट ds बच्चों अलग कर लो, दूसरे चार्ज की वजह से अलग कर लो। मतलब आप फ्लक्स को दोनों चार्जेस का अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहां पे जो इस वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड आएंगे इन जगहों पे ऐसे आएंगे इधर की तरफ, इस पे भी यहां पे ऐसे आ रहा होगा ई, इसके इस वाले कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स आएगा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स नहीं आएगा, ठीक है। कॉस अल्फा वाले की वजह से फ्लक्स आएगा और इस वाले की वजह से नहीं आएगा। या याद आ रहा है, जो डी फाई अगर मैं लिखूंगा ना इस चार्ज का, तो वो आएगा बच्चों ई जो भी लिखा हमने वहां पे कॉस फाई इंटू 2πr इंटू डी आर के बराबर, ये आ जाएगा फ्लक्स, ठीक है। अब बच्चों इधर से समझना, ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, इसका इस जगह पे फील्ड कैसा आएगा नेगेटिव चार्ज का, क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? इसका फील्ड इसकी तरफ आएगा इधर, और इसकी वजह से कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो यहां पे ई कॉस अल्फा एक और आ जाएगा। अच्छा, सिमेट्री दिख रही है तुम्हें, जो डिस्टेंस इससे है वही डिस्टेंस इससे है। ये एंगल अगर अल्फा के बराबर, ये अल्फा के बराबर है, तो ये भी अल्फा के बराबर होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा उसका कॉस कंपोनेंट ही आएगा। तो तुम एक चीज समझ रहे हो, इस अरेंजमेंट का फ्लक्स लिखने का मतलब ये हो गया, इस अरेंजमेंट की वजह से फ्लक्स लिखने का मतलब ये हो गया कि जितना इस अकेले का आ रहा होगा उसका डबल कर दूं। हर जगह पे क्या हो जा रहा है, हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल हो जा रहा है, ये उसको फ्लक्स वाले पार्ट में कंट्रीब्यूट कर दे रहा है। अब समझे इस वाली बात को, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहे होंगे, ठीक है। तो डबल कर दिया ना इसने ई कॉस अल्फा, तो इसका जब फ्लक्स जब यहां पे और ऐड करोगे तो क्या आएगा, ई कॉस अल्फा 2πr इंटू डी आर, ऐसा बन जाएगा नहीं बन जाएगा हमारे पास। तो बेसिकली क्या हो गया, एक तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने इसका जितना फ्लक्स आ रहा है उसका डबल कर दिया हम लोगों ने। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसका आएगा इस वाले कंपोनेंट की वजह से आएगा, पहली बात तो ये समझ लो, और इसका भी जो आएगा वो इसी वाले कंपोनेंट की वजह से आएगा। दोनों के कंपोनेंट बराबर है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस अकेले का आएगा उसका डबल कर दो। इस अकेले का फ्लक्स कितना आएगा बच्चों, सो इफ यू रिमेंबर द फ्लक्स इज गिवन बाई q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सो कॉस थीटा विल बी गिवन बाई l डिवाइडेड बाई रूट ओवर l स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, दिस विल बी कॉस थीटा। दिस इज द फ्लक्स ड्यू टू वन चार्ज, मल्टीप्लाई इट विद 2, so flux due to both charge will be equal to q divided by epsilon naught 1 minus l divided by root over l square plus r square। so जो भी मैंने तुम्हें कल वाली क्लास में कवर कराया, जो भी मैंने तुम्हें कल पढ़ाया है, उस सबको क्लब करके देखना बच्चों। ये अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू डेवलप एनी हाउ, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूं ना तुम्हें, फ्लक्स को मैं दो तरीके से बता रहा हूं तुम्हें, सॉलिड एंगल से भी बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बता रहा हूं। तुम्हें दोनों ही मेथड समझ में आना जरूरी है। ये बात क्लियर हुई, ये वाली बात बच्चों पूरी तरीके से क्लियर हुई, फ्लक्स वाली बात पूरी तरीके से क्लियर हुई। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, ओके। ये बच्चों इरडोव का क्वेश्चन है, ठीक है। इरडोव के वो भी क्वेश्चन इरडोव के ही थे, ये और एक इरडोव का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, an electrostatic field line leaves at angle alpha from point charge q1 and connects with point charge q2 at angle beta. Okay, see the figure, then the relationship between alpha and beta is, so you have to find the relationship between alpha and beta. So this is the positive charge plus q1 and this one is the negative charge minus ka q2, okay, plus q1 minus ka q2. So a field line is emanating from here and terminating at this charge because this is a negative charge. So you have to find the relation between alpha and beta. So it is just when it is emerging out now, it is making an angle alpha with this line. When it is terminating at Q2, it is making an angle beta with this line. Okay, so I told you, this is a Irodov question.
हाँ जी। सो बेसिकली how do we solve this kind of question? So near the point charge electric field is very large. हाँ भाई, Q1 की वजह से जो फील्ड लाइन होगी यहां पे बिल्कुल पास में, क्या वहां पे Q2 का इफेक्ट होगा? बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। so, अगर ये Q2 नहीं होता ना तो फील्ड लाइन ये सीधी निकल जाती इन्फिनिटी, बट बिकॉज ऑफ Q2 ये फील्ड लाइन यहां से बैंड होके Q2 की तरफ जा रही है। लेकिन जब यहां से निकल रही होगी तो यहां पे निकलने के जस्ट पास, Q1 के बिल्कुल पास में, बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पे, Q1 के बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पे Q1 की वजह से बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ये जो एंगल दिया है ना हमें अल्फा, ये एंगल बच्चों बेसिकली उसका दे रखा है मैं कि अगर ये Q2 नहीं होता तो फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में निकलती। गेटिंग माई पॉइंट? अल्फा एंगल पे निकलती ये वाली फील्ड लाइन। अगर ये Q2 नहीं होता तो ये अल्फा एंगल पे निकलती। बिकॉज ऑफ Q2 दिस लाइन इज बेंडिंग एंड टर्मिनेटिंग ओवर Q2। तो सिमिलर टाइप ऑफ फील्ड लाइन विल एमिनेट फ्रॉम हियर एंड देयर विल बी थ्री डायमेंशनल, मतलब Q4 से ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइन निकलेंगी अल्फा एंगल पे, ये निकल रही होती। तो बच्चों इस वाले पार्ट में जो फ्लक्स आएगा, यहां पे जो कोन टाइप का बनेगा उसमें जो फ्लक्स आएगा वो कितना होगा? यहां पे जो कोन शेप का, जो कोन टाइप का जो बनेगा उसका फ्लक्स कितना होगा? ये वाला फ्लक्स इससे जो निकल रहा होगा, इस वाली फील्ड लाइन और इस वाली फील्ड लाइन के बीच में फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स आउट जो होगा ना बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। 2 पाई 1 माइनस का कॉस अल्फा, दिस विल बी द फ्लक्स जो निकल रहा होगा। ये बच्चों ये ध्यान रखना, मैं इसके बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पे बात कर रहा हूं, बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पे, क्योंकि उसके बाद तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी ना। अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये लाइन ऐसे जाती, ये वाली लाइन ऐसे जाती, तो इन लाइन के बीच में ये जो ऐसे जा रही है, ऐसे इधर भी जा रही होती, इधर भी जा रही होती, तो मतलब एक कोन टाइप का बनता, वो सारी फील्ड लाइन ऐसे जा रही होती। नाउ दे आर टर्मिनेटिंग, दोस ऑल फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग। जैसे ये वाली यहां पे टर्मिनेट हो रही होगी, और भी फील्ड लाइन होंगी, ये टर्मिनेट यहां पे हो रही होगी, ये यहां पे टर्मिनेट हो रही होगी, ये टर्मिनेट यहां पे हो रही होगी। 3 डायमेंशन में इमेजिन करो, 3 डायमेंशन में बहुत सारी फील्ड लाइन आके ऐसे टर्मिनेट हो रही होंगी इसके ऊपर। लेकिन अगर ये चार्ज नहीं होता तो वो सारी फील्ड लाइन कहां जाती? इंफिनिटी। तो उन सब के बीच में जो टोटल फ्लक्स आ रहा होता है यहां से निकल के, क्या वो Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 2 पाई 1 माइनस का कॉस अल्फा के बराबर होता? अब जो इसमें फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही है, अगर ये चार्ज नहीं होता तो यहां फील्ड लाइन ऐसे टर्मिनेट हो रही होती, यहां पे ऐसे टर्मिनेट हो रही होती, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो बीटा एंगल पे टर्मिनेट हो रही होती एक फील्ड लाइन ना, और ये वाली बीटा एंगल पे टर्मिनेट हो रही होती, इधर वाला एंगल भी बीटा के बराबर होता। तो इस वाले पार्ट का जो फ्लक्स हो जाता, बीटा एंगल वाले पार्ट का जो फ्लक्स हो जाता, वो कितना हो जाता? ये फ्लक्स कितना हो जाता जो इसमें आ रहा होता? क्यू फ्लक्स इन जो होता, दैट इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस का कॉस बीटा। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि जो भी फ्लक्स यहां से इन लाइन का जो निकल रहा है, इस वाली लाइन का, वही यही लाइन टेढ़ी होके यहां पे जाके ऐसे टर्मिनेट हो रही है, यही लाइन टेढ़ी होके यहां पे जाके टर्मिनेट हो रही है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो भी लाइन निकली होगी वो भी यहां पे टर्मिनेट हो रही होगी, क्योंकि कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती। मतलब ये बाउंड्री वाली फील्ड लाइन है, इनके अंदर वाला सारा फ्लक्स यहां पे टर्मिनेट हो रहा होगा। कोई भी फ्लक्स की लाइन बाहर निकल के नहीं जा सकती, क्योंकि वो क्रॉस कट नहीं कर सकती दूसरी फील्ड लाइन को। तो ये बाउंड्री वाली जो फील्ड लाइन है ना, ये बाउंड्री वाली जो ये वाली है, अल्फा एंगल पे निकल के बीटा पे टर्मिनेट हो रही है, यहां पे अल्फा एंगल पे निकल के बीटा पे टर्मिनेट हो रही होगी। ऐसे पूरी 3 डायमेंशन में अल्फा पे निकल के बीटा पे ऐसे टर्मिनेट हो रही होंगी। उनके बीच में जितनी भी निकल रही होंगी ना, वो भी अंदर ही अंदर टर्मिनेट हो रही होंगी, अंदर ही अंदर जा रही होंगी। तो हम ये कहते हैं कि यहां से जो भी फ्लक्स निकला वो यहां पे जाके टर्मिनेट हो रहा होगा। मतलब ना यहां का फ्लक्स और यहां का फ्लक्स बराबर कर देंगे। अच्छा, आप ये कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला हम
ऐसे एंगल के लिए तो नहीं लगाते, हम तो इसके लिए लगाते हैं इस वाले फॉर्मूले को, कि मान लो हमने तो ऐसे केस में देखा था कि अगर ये एंगल दे रखा है, मतलब ना ऐसी फील्ड लाइन है और ये एंगल अगर हमें अल्फा दे रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं कह रहा हूं ना कि इसके बिल्कुल नियर बाई इसका इफेक्ट होगा ही नहीं। तो जो ये अल्फा दे रखा है ना, वो बिल्कुल इसके नियर बाई वाला दे रखा है, आगे जाके तो एंगल ही बदल जाएगा ना। तो ये अल्फा बिल्कुल इसके बिल्कुल नियर बाई दे रखा है, पॉइंट चार्ज के बिल्कुल जब निकल रही होगी ना, उस मूवमेंट पे वो अल्फा एंगल पे निकल रही है। तो मतलब निकलेगी तो वो ऐसे ही, लेकिन जरा सी निकलने के बाद फिर बैंड हो जाएगी, लेकिन इस वाले पार्ट में अल्फा दे दिया है तुम्हें। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू राइट द फ्लक्स विद दिस फॉर्मूला एंड वी इक्वेट बोथ द फ्लक्स एंड वी गेट Q1 1 माइनस का cos अल्फा विच कैन बी रिटन लाइक 2 sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू Q2, और 1 माइनस का cos बीटा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो Q1 sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू Q2 sin स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2। Any doubts, bacha party? This was a little bit difficult part, but I hope you are able to understand. Try to recall each and every point whatever I have said. ठीक है, ये इरोडोम के क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होते, इरोडोम के क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन था। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज टू चार्जेस q and माइनस का q आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d as shown in the figure. First field line which makes an angle theta is equal to 60 degree with the second field line has a maximum separation of h max फ्रॉम द सेकंड फील्ड लाइन। सेकंड फील्ड लाइन इज दिस लाइन जो सीधी ज्वाइन कर रही है ना इन दोनों को, और पहली फील्ड लाइन ये है, ये ऐसे करके जाके यहां पे टर्मिनेट हो रही होगी। अच्छा, दोनों चार्ज बराबर दे रखे हैं, ध्यान रखना। तो ये एंगल अगर थीटा है ना, तो यहाँ पे भी थीटा ही होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे ना, जो पिछले केस में भी हम लोगों ने कराया। Q1 और Q2 बराबर हो गए तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये फील्ड लाइन जब ऐसे जा रही होगी ना, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, वो एच मैक्स दे रखा है, और आपसे एच मैक्स की वैल्यू पूछी है इन्होंने डिस्टेंस वगैरह सब दे रखा है। ये ना, ये डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर दे रखा है, एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर दे रखा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है। तो जितना मैंने आज तुम्हें अभी तक पढ़ाया ना, उस सबका एक तरीके से मिक्स हो गया। जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, उस सबका मिक्स कॉन्सेप्ट हो गया। ये थोड़ी आएगा, ये 1 माइनस का कॉस अल्फा आ रहा था, ये 1 माइनस का साइन अल्फा आ रहा था। देखो यहां Q1 1 माइनस का कॉस अल्फा, ये आ रहा था रिलेशन, Q1 1 माइनस का कॉस अल्फा इज इक्वल टू Q2 1 माइनस का कॉस बीटा, ये था रिलेशन। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन थोड़ी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन थोड़ी होगा। समझे या ना समझे? तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, मैं यहां पे एक डिस्क टाइप से बना दूं, ऐसे डिस्क बना दी बच्चों। मैं ये तुम्हें वो वाला केस दिख रहा है जिधर एक क्यू चार्ज एक माइनस का क्यू चार्ज, मैं ये कह रहा हूं जो फ्लक्स यहां से निकल रहा है इस थीटा एंगल पे, वो सारा इस डिस्क से पास होना चाहिए, और इस डिस्क की रेडियस आर हो जाएगी। अब डिस्क से फ्लक्स कैसे लिखते हैं हम लोग, इस डिस्क के इस वर्टेक्स को ऐसे ज्वाइन करते थे अपन लोग, इस एंगल को मैं अल्फा बोल दूं, तो फ्लक्स थ्रू द डिस्क जो आएगा बच्चों, जो बीच में रखी हुई है, Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का कॉस अल्फा के बराबर आएगा। वो 2 पाई और ये 4 पाई आता था बच्चों, उसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, 2 पाई और 4 पाई को मैंने कट कर दिया। ये आएगा नहीं आएगा, इस डिस्क से जो फ्लक्स आएगा वो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। अच्छा 2 टाइम्स और करना पड़ेगा,
क्योंकि एक क्यू चार्ज और एक माइनस का क्यू है, इन दोनों की वजह से फ्लक्स ऐड हो जाएगा। ये हो गया। इसी फ्लक्स को बच्चों मैं बराबर कर दूं यहां से निकलने वाले फ्लक्स के, क्योंकि यहां से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो सारा इस डिस्क से पास हो रहा होगा। कोई भी फील्ड लाइन कट करके बाहर जा नहीं सकती, तो यहां से जो निकल रहा होगा, और यहां से निकलने वाला फ्लक्स कैसे लिखूंगा, ये वाला थीटा एंगल पे, तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इनटू 2 पाई 1 माइनस का कॉस थीटा के बराबर। अच्छा, अल्फा अलग है और थीटा अलग है। थीटा तो बच्चों यहां से निकलने वाली जो लाइन है ना, उस लाइन का एंगल है, और अल्फा क्या है, अल्फा इस डिस्क का वो सॉलिड एंगल जो डिफाइन करते हैं ना डिस्क की वजह से किसी पॉइंट पे, तो वो जो डिस्क के आउटर पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल, वो अल्फा है। इन दोनों को बराबर कर दो बच्चों, तो 2 पाई से ये कट जाएगा, 2 बनेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट से बच्चों ये कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। थीटा की वैल्यू इन्होंने 60 डिग्री के बराबर दे रखी है। ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, इन्होंने 3 मीटर के बराबर दे रखी है। ये h के बराबर दे रखा है, तो जो cos अल्फा आएगा ना बच्चों, वो 3 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस का 9 के बराबर आएगा, क्योंकि ये 3 है, ये h है, तो ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें अल्फा है ना, ये वाला एंगल, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको यहां पे बनेगा बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पे, 1 माइनस का 1/2, तो ये 1/2 बन जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस का cos अल्फा इज इक्वल टू 1/4 बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पुट कर दो, cos अल्फा इज इक्वल टू 3/4 बन जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। 3 से 3 काट देना, 16 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस का 9, h इज इक्वल टू रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 मीटर। एक और आंसर चेक कर लूं मैं इसका, यस, रूट के अंदर 7 इज द आंसर। ठीक है, यही बच्चों आंसर है इसका, ऐसे आ जाएगा, सॉल्व हो गया। तुम समझे? देखो, इसी छोटे से कॉन्सेप्ट में मैंने तुम्हें कितने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों ना। अब ये मतलब कंप्लीट हो गया हमारा ना, ये वाला सॉलिड एंगल वाला, और इस पे जो जो जितने तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो सारे मैंने तुम्हें ऑलरेडी मतलब लाइक काफी करवा दिया। इससे ज्यादा तो क्या ही, जहां जरूरत पड़ेगी बात करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। अच्छा, एक और है द इलेक्ट्रिक, ये भी इरोडोव का क्वेश्चन है बच्चों ना, दिस इज ऑल्सो इरोडोव क्वेश्चन। तो इरोडोव तो तुम्हारी ऐसे सॉल्व हो गई बच्चों क्लास के अंदर। लोग कहते हैं इरोडोव करूं मैं, ये करूं वो करूं, इरोडोव सॉल्व करवा दी मैंने तुम्हारी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स on xy coordinate according to the law E equal to E vector is equal to, ठीक है, E vector is equal to a x I कैप प्लस का y j कैप डिवाइडेड बाई, या डिवाइडेड था बच्चों ना, रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, where a is a constant, I cap and j cap are the unit vector and x and y axis. Find the flux of the electric field through the sphere of the radius r with its center at the origin of the coordinate system. तो बच्चों एक स्फीयर है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन है, और उस स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स बताना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दे रखा हो, नहीं सॉरी, उस स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा ना। अच्छा, फ्लक्स पूछा है क्या, फ्लक्स ही बता दो चलो। ये इरोडोव का कौन से नंबर का प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूं आपको नंबर ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मतलब मैं इरोडोव के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन तो तुम्हारे क्लास में ही सॉल्व करवा दूंगा, आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पोटेंशियल के और इन सब के हो जाएंगे क्लास के अंदर ही।
if I follow JEE batch, I can solve the NEET questions easily. It's true. Yeah. But like after following this batch, NEET will be चुटकी का game. You can follow some institute material. That will be better for NEET. After watching these lectures, solve some institutes material. Kota Institute, it could be any Kota Institute. And that material, if you solve, it will be good for you. Okay? हाँ भाई, सब लोगों ने लाइक कर दिया सेशन को. चलो, अच्छा बच्चों ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकता हूं? अच्छा, पहली बात तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना जेड डायरेक्शन में है ही नहीं. अगर मैं एक्स एक्सिस बनाऊं इधर, वाई एक्सिस बनाऊं इधर, और जेड एक्सिस बनाऊं मैं इधर की तरफ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जेड डायरेक्शन में है ही नहीं. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है. इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द जेड कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो इट इज नॉट इन द जेड डायरेक्शन. तो अगर मैं आर वेक्टर लिखूं बच्चों, क्योंकि जेड डायरेक्शन में तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो जेड कोऑर्डिनेट आएगा ही नहीं. तो किसी भी पॉइंट का अगर मैं जेड एक्सिस से, क्योंकि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा ना फिर फील्ड हमेशा. हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा. क्यों जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा? ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि जेड एक्सिस जेड के अलोंग कंपोनेंट ही नहीं है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे हर जगह पे. तो मैं जो आर वेक्टर है ना बच्चों, जो एक्स और वाई के टर्म्स में जो लिखते हैं, तो वो एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप लिख सकता हूं. ये आर वेक्टर क्या है बच्चों? ये जेड एक्सिस से किसी भी जगह का आर वेक्टर है, मतलब ना किसी भी पॉइंट का जेड एक्सिस से. ठीक है, मान लो कोई पॉइंट ये है, दिस पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई. इसका जो ये आर वेक्टर ना जेड एक्सिस से जो डिफाइन होगा वो ये होगा, है ना. तो जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना बच्चों, वो क्या आ जाएगी किसी भी पॉइंट की? जेड एक्सिस से डिस्टेंस. तो वो आ जाएगी बच्चों रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर. मतलब इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो जेड एक्सिस से हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड बच्चों रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा. अच्छा, हम जेड एक्सिस से क्यों ड्रॉ कर रहे हैं आर वेक्टर, ओरिजिन से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसमें जेड पे डिपेंड ही नहीं दे रखा है ना. अगर तुम ओरिजिन से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते तो तुम्हें जेड डायरेक्शन वाला जेड कैप भी लिखना, जेड के कैप भी लिखना पड़ता. तो ये वो पोलर वाला है ना, वो जो प्लेन में जो होता है ना, एक्स वाई प्लेन में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम चूज करके चलते हैं. तो बच्चों जेड एक्सिस जो है ना, जेड एक्सिस से अगर मैं जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं, तो वो एक्स आई के प्लस वाई जे कैप आएगा. जेड तो आएगा ही नहीं उसमें, है ना. जेड से मैं परपेंडिकुलर लिख रहा हूं मैं ये आर वेक्टर जो है, रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों? ए आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मॉड. आर वेक्टर का मॉड होता है ये, इसका स्क्वायर कर दिया इन्होंने. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ए डिवाइडेड बाई आर, आर कैप, क्योंकि आर वेक्टर जो होता है ना वो आर इंटू आर कैप होता है. सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में, आर कैप डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? ए अपॉन आर के बराबर. ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आता है? वायर की वजह से. अगर इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो इनफाइनाइट वायर होता है ना, वो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर आता है, आर कैप की डायरेक्शन में, मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में. जैसे ये वायर है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, वो ऐसा आता है ना, ऐसा ऐसे ही तो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर. समझ रहे हो? वो वायर के पैरेलल उसका कंपोनेंट ही नहीं होता इनफाइनाइट वायर का. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों उस तरीके का हो गया कि एक वायर रखा होता, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता. तो ए यहां पे हमारा किसका काम कर रहा है? 2k लैम्डा का. के की वैल्यू अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन रखता हूं, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का काम कर रहा है. तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए के बराबर. तो बच्चों आप जो है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बेसिकली एक वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वैसा है. और उस वायर का जो लैम्डा होगा ना, वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर रहा होगा. तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा. मैंने बस कंपेयर कर दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा था और वायर का जो एक्सप्रेशन होता है, उन दोनों को कंपेयर कर दिया मैंने. तो लैम्डा आ जाएगा बच्चों 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर, है ना. अब एक अगर मैं स्फेयर बनाऊं यहां पे, जिसकी रेडियस कितनी है? आर के बराबर,
और जिसका सेंटर कहाँ है बच्चों, ओरिजिन पे। तो बच्चों ये जो वायर जो जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, इसकी कितनी लेंथ उस स्फेयर के अंदर आएगी? ऑब्वियस सी बात है 2r लेंथ। एक स्फेयर बना दिया मैंने, जेड एक्सिस के अलोंग एक वायर रखा हुआ है, स्फेयर का सेंटर ओरिजिन पे है, तो 2r के बराबर लेंथ अंदर आएगी। तो बच्चों इस स्फेयर से जो फ्लक्स होगा वो q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला फ्लक्स गॉस लॉ लगा दूंगा। अंदर जो चार्ज आएगा बच्चों को कितना आएगा? अंदर चार्ज आएगा लैम्डा इंटू 2r के बराबर। तो लैम्डा इंटू 2r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो 4 पाई a इंटू आर के बराबर आ जाएगा, है ना? यही आंसर, यस यही होगा। तो बच्चों फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर जो आ जाएगा ना, वो 4 पाई a इंटू आर के बराबर आ जाएगा। डिड यू गेट इट? सो बेसिकली इनको ना पोलर कोऑर्डिनेट नहीं बच्चों, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, रेडियल वेक्टर, जो एक वायर वगैरह से रेडियल वेक्टर जो हम ड्रॉ करते हैं ना, वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों ना, पर उसमें जेड जीरो है इसमें ना। तो ये आर वेक्टर वाली बात समझ में आई तुम्हें? ये आर वेक्टर वाली बात समझ में आई तुम्हें? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा है, आर जेड है ही नहीं, तो हम वो जो जेड एक्सिस है ना, तो कोई भी पॉइंट ले लो, जेड एक्सिस ये हो गई, आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, मतलब ना जेड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो ना। जैसे ये पॉइंट ले लिया तो बस एक्स जाना है, वाई जाना है, तो ये जो वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर आर वेक्टर है। तो मतलब इस लाइन से रेडियल वेक्टर है ना, ये वेक्टर जो है ना, एक्स गया वाई गया, ये वेक्टर आर वेक्टर हो गया। तो जो ये डिस्टेंस कितनी होगी, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, है ना? इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स आई कैप वाई जे कैप की डायरेक्शन में होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो बच्चों हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया, वायर की तरह हमने कंसीडर किया और सॉल्व कर लिया इसको। डन, समझ गए रे? ठीक है, ओके। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में बात करते हैं बच्चों ना। आज हम जो है स्फेयर की वजह से, हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आज ही खत्म करेंगे, क्योंकि और एडवांस लेवल के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो फिर मैं अगली क्लास में आप लोगों को कराऊंगा। सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, शीट में भी थिक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बहुत कुछ है मतलब ना कराने के लिए आपको ना। तो अगली दोनों क्लास बच्चों सिर्फ एडवांस वाली चलती जाएंगी, अगली दोनों क्लास एडवांस की होंगी, ठीक है? गॉसेस लॉ is often useful towards a much easier calculation of the electrostatic field when the system has some symmetry। मैंने कल आपको एनसीईआरटी की कुछ लाइन बताई थी, उनमें ये लाइन थी बच्चों ना, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। सो गॉस लॉ बच्चों को सिमेट्रिक केसेस में बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हमारी मदद कर देता है। गॉस लॉ क्या करता है, गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड्स अ मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड when the system has some symmetry। This is facilitated by the choice of suitable Gaussian surface। Gaussian surface सही से चूज कर लेना, suitable वाला, और जिससे बड़े आराम से फ्लक्स वगैरह लिख पाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हें पता करना है बस वही वेरिएबल आ रहा हो, तो बड़े आराम से बच्चों। ये तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस केस में कौन सा Gaussian surface चूज करना है। The surface that we choose for the application of Gauss law is called the Gaussian surface। और आप अपनी मर्जी से कोई भी गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हो, बस उस पर ध्यान रखना कंटिन्यूअस चार्ज से वो पास हो सकता है, लेकिन डिस्क्रीट चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है? ओके चलो। अब बच्चों सबसे पहले आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट आउटसाइड पॉइंट, चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है? हॉलो स्फीयर हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो, उसकी वजह से बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे
पता करेंगे। सो बच्चों यहां पे एक हॉलो स्फीयर दे रखा है, मान लो इसका चार्ज क्यू के बराबर है। अच्छा ध्यान रखना ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए। इस हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है और मुझे बच्चों इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ना, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। गॉस लॉ से हम इसको कैसे डेराइव करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा कि मैं इस स्फीयर को दो टुकड़ों में डिवाइड कर लूंगा, ऊपर वाला टुकड़ा और नीचे वाला टुकड़ा। ऊपर वाला टुकड़ा अलग कर लिया बच्चों, नीचे वाला टुकड़ा अलग हो गया। इस ऊपर वाले चार्ज की वजह से इसको छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में डिवाइड कर दूं तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा बच्चों, नीचे की तरफ ऐसे। क्या ऊपर वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो इधर की तरफ आएगा, नहीं आएगा, ऊपर वाले की वजह से, इस हेमिस्फीयर की वजह से, क्योंकि इसका कोई भी चार्ज नीचे की तरफ नहीं है तो नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी फील्ड नहीं होगा, सबकी वजह से ऐसे ही आएगा, है ना। ये वाली बात समझ में आ रही है। अच्छा जितने एंगल पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा उतने ही एंगल पे इसकी वजह से ऊपर की तरफ आएगा और सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, दोनों में सिमेट्री है। आप बोलोगे हाँ सर इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है, अभी आ रहा होगा, है ना। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सिमेट्री की वजह से, इधर वाले दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे इनके। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ कि इस बाहर वाले पॉइंट पे इस स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड आ रहा होगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पे होगा रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई, मुझे ये बताओ बस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्फीयर की वजह से होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। ये वाली बात कितने बच्चों को हमारे को समझ में आई है। हर पॉइंट पे, इवन यहां पे बात करोगे तो ऊपर वाले की वजह से इधर, नीचे वाले की वजह से इधर, दोनों की वजह से रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे बात करोगे बच्चों तो स्फीयर राइट और लेफ्ट में बनाओगे, एक की वजह से इधर एक की वजह से इधर, तो यहां पे ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो। तो बाहर वाले सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। ये वाली बात इससे प्रूव कर सकते हैं हम लोग जो दो स्फीयर में, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करके। तो बच्चों हम यहां पे जो गॉसियन सरफेस लेंगे ना वो स्फेरिकल लेंगे और इस पॉइंट से पास होता हुआ लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो बोला ना इन्होंने कि गॉसियन सरफेस आप कोई भी चूज कर सकते हो, तो इसमें हम चूज करेंगे कौन सा, कॉन्सेंट्रिक एक इमेजिनरी स्फीयर, मतलब पूरा एक स्फीयर जो उसको सर्किल कर रहा हो, इमेजिनरी स्फीयर से हम उसे गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मैं ये पता है बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पे आ रहा होगा वही मैग्नीट्यूड यहां पे आएगा या नहीं आएगा, वही मैग्नीट्यूड यहां पे आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस इस वाले पॉइंट की यहां से है वही डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है, वही डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है, वही डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है। तो इस तरीके का गॉसियन सरफेस लेने से एक फायदा हो गया, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, आई एम नॉट सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो सब जगह पे बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्री है यहां पे। हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन हर एक पॉइंट पे बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि सारे पॉइंट आर डिस्टेंस पे सेंटर से मैग्नीट्यूड बराबर होगा, सारे पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर। अब इस गॉसियन सरफेस पे जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो एक डीए एरिया लोगे तो डीए वेक्टर, जो डीएस वेक्टर या डीए वेक्टर ऐसा आएगा, यहां पे डीएस वेक्टर बच्चों ऐसा आएगा, यहां पे डीएस वेक्टर बच्चों ऐसा आएगा। तो आपको पता है फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस जो होता है वो क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर के बराबर ओवर द क्लोज सरफेस। तो ई की वैल्यू बच्चों हर जगह पे ई की वैल्यू सेम है और हर जगह पे थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा इज 0 एवरीवेयर। और ई का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है हर जगह पे। आप बोलोगे हाँ सर। तो जब ये जो होगा इसमें से इंटीग्रेशन में से ई बाहर आ जाएगा, कॉस 0 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, डीएस का। और अंदर चार्ज कितना है बच्चों, क्यू के बराबर, दैट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो डीएस होंगे बच्चों ये सारे डीएस डीएस मिला के किसके बराबर हो जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। आर किसका, ये वाला आर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो बाहर वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना बच्चों स्फेयर की वजह से, वो क्यू डिवाइड बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर के बराबर आता है। ये तो पॉइंट चार्ज जैसा आ गया, रेडियली आउटवर्ड आ रहा है और पॉइंट चार्ज जैसा आ रहा है, चाहे हॉलो स्फेयर हो चाहे सॉलिड स्फेयर हो बच्चों, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा। 1/4πε0 को के रख सकते हैं, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों बाहर वाले पॉइंट पे। तो बाहर वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया बच्चों के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर हमारे पास आ गया। अब अंदर वाले पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट इनसाइड पॉइंट, सेंटर से आर डिस्टेंस पे अंदर वाले पॉइंट पे बात कर रहे हैं बच्चों। इस वाले पॉइंट पे भी सेम सिमेट्री लगेगी। मान लो इस वाले की वजह से फील्ड इधर आ रहा है, तो इस वाले की वजह से इधर आएगा, तो नेट इधर आएगा। अगर आएगा तो रेडियली आउटवर्ड आएगा, ये वाली बात समझ में आ रही है। अगर ऊपर वाले की वजह से फील्ड इधर आया तो नीचे वाले की वजह से फिर ऐसा आएगा। तो अगर होगा फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होगा, ये वाली बात समझ में आई तुम्हें। अगर यहां पे फील्ड होगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा। इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड then it will be radially outward or inward. It will be radial. बोलो, रेडियल डायरेक्शन में आएगा अंदर भी अगर आएगा तो, है ना। तो हम इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनाएंगे, अंदर भी ऐसा बनाएंगे। मैं कह रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई के बराबर है, तो ये सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस है, तो यहां पे भी तो ई के बराबर आएगा और रेडियल आएगा हर जगह पे। हाँ भाई, हर जगह पे ई आएगा अंदर वाले पॉइंट पे। जब आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे छोटा एलिमेंट लोगे, डीएस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल क्या आएगा, डीएस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल क्या आएगा, 0। तो ई इनसाइड जब पता करना है तो पहली बात तो थीटा इज 0 एवरीवेयर, ठीक है। थीटा इज 0 एवरीवेयर, तो फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस ई ds cos 0 इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा हमारे पास। ई की वैल्यू बाहर निकालो बच्चों, तो ई cos 0 भी बाहर आ जाएगा, तो 4πr² इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई एट इनसाइड पॉइंट जो आता है ना बच्चों, ओके, ई एट इनसाइड पॉइंट जो आता है ना बच्चों, के क्यू इन डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर आता है। ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट, ठीक है। ये हर एक मतलब जिसमें भी रेडियल सिमेट्री दे रखी होगी ना बच्चों, उन सबके केस में यही आएगा। रेडियल सिमेट्री के केस में बच्चों यही आएगा, है ना। रेडियल सिमेट्री के केस में यही आएगा। अब इसमें बनते हैं बच्चों दो केसेस। 11th वाला सिलेबस, 11 तो बच्चों 11th 4 PM होता है ना। सुनो भाई अब ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट क्या आ गया, के क्यू इन डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर। अब यहां पर 3 केस बनेंगे। हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर में जो क्यू इन होगा बच्चों वो 0 होगा या नहीं होगा, खाली होता है ना अंदर से। तो अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो भाई। ये फॉर्मूला है ना, के क्यू इन डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। अंदर 0 आ जाएगा और बाहर क्या होगा बच्चों, आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप के बराबर, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट पे ये आएगा, अंदर वाले पॉइंट पे 0 आएगा। ये हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया तुम्हें। ये हॉलो स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बच्चों बेसिकली ऐसे आएगा। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में जो अंदर जो चार्ज आएगा वो भी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में। आप ये कहोगे सर क्यू चार्ज पूरे 4/3 πr क्यूब एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाई पूरे स्फीयर के अंदर 4/3 πr क्यूब वॉल्यूम है उसका, उसमें क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अंदर जो आर रेडियस का वॉल्यूम आएगा वो आएगा 4/3 πr का क्यूब। इसमें कितना चार्ज होगा बच्चों, तो ये आ जाएगा क्यू r³ डिवाइड बाई r³ के बराबर। अंदर जो चार्ज आएगा वो ये आ जाएगा। तो ई इनसाइड पॉइंट पे जो आएगा ना, के क्यू r³ डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर इंटू r³। तो ये आ जाता है के क्यू आर डिवाइडेड बाई r³ के बराबर। आर वेक्टर, अच्छा ये दोनों में एक चीज देखना, यहां आर कैप लिखा है, यहां आर वेक्टर लिखा है। आर वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड
इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट पे ना वो डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। अच्छा, अगर के की वैल्यू रख दोगे ना बच्चों तुम यहां पे, एक और तरीका है ना अंदर वाला फील्ड लिखने का, के को रख दो बच्चों 1/4πε0। अंदर वाले चार्ज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू अंदर वाला वॉल्यूम 4/3πr का क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। तो ये बन जाता है बच्चों रो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 3ε0 के बराबर। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनसाइड पॉइंट, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म स्फीयर होता है ना बच्चों, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। यूनिफॉर्म स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना बच्चों, वो स्मॉल आर के डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है। अगर बच्चों मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करूं ना, अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ प्लॉट करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ऐसा जब मैं हॉलो स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करता हूं ना, इट इज समथिंग लाइक दिस। पहले तो होगा ही नहीं यहां पे ना, यहां से ऐसा आएगा है ना, बाहर आएगा ना बस, ये अंदर तो होगा ही नहीं ना फील्ड, ई और आर। गॉट इट। तो सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर का ऐसा आएगा, हॉलो स्फीयर का ऐसा आएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर होगा बच्चों, मान लो रो जो है ना फंक्शन ऑफ आर दे रखा है किसी का ना, तो क्यू इन जो है ना वो हम कैलकुलेट करेंगे, रो जो फंक्शन दे रखा होगा दैट इंटू 4πr का स्क्वायर इंटू डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके स्मॉल आर तक, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट लिख देंगे फिर हम लोग जो है के क्यू एन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, के क्यू टोटल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो वेरिएबल का बच्चों इस वाले फॉर्मूले से आएगा, और यूनिफॉर्म का और इनका मैंने तो बता दिया। तो वेरिएबल वाले में बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन से टोटल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा जो अंदर वाले पार्ट में होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्फीयर विद कैविटी। अगर एक स्फीयर में कैविटी बना रखी है, खोखला गोला, मतलब जैसे तुमने देखा है बच्चों कंचे खेले, कंचे बचपन में, उसमें बीच में बबल होता था, देखा था बबल टाइप का जो होता है ना किसी किसी के अंदर, तो किसी ग्लास स्फीयर के अंदर बीच में बबल हो तो कैविटी कहलाती है, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों ये एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, सो इसकी जो डेंसिटी है ना वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट डेंसिटी का एक स्फीयर है बच्चों, और उसके अंदर कैविटी दे रखी है, ठीक है, खोखला गोला है ये। और इस कैविटी के अंदर एक पॉइंट है बच्चों ए पॉइंट, और इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैविटी के अंदर जो पॉइंट है ना उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एट ए बताना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट लिख लेना पहले ना ए पे, उसमें से माइनस कर देना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। जो कैविटी का चार्ज है ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देना, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा ए वाले पॉइंट पे, ठीक है। पूरा मतलब कैविटी को भी पहले भरा हुआ मानना, पूरा स्फीयर मानना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना। अब उसमें जो तुमने एक्स्ट्रा मान लिया है ना कैविटी वाला, कैविटी वाले का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देना, ठीक है। कंप्लीट का जो आएगा बच्चों वो रो आर वेक्टर होगा यहाँ पे ओ ए वेक्टर, यही तो पता किया था अपन ने, रो आर वेक्टर डिवाइड बाई 3ε0 होता है। तो रो ओ ए वेक्टर, आर वेक्टर यहां पे क्या होगा ओ ए वेक्टर,
डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से माइनस कर देंगे कैविटी का। कैविटी की वजह से क्या आ रहा होगा बच्चों, इसकी वजह से इधर आ रहा होगा रो सी ए वैक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो आ जाएगा ना बच्चों, वो रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ए वैक्टर प्लस का ए सी वैक्टर, ओ ए वैक्टर प्लस का ए सी वैक्टर। अब ए सी वैक्टर क्या है, देखो ये जो माइनस था ना, मैंने इसको इधर भेज दिया। सी ए वैक्टर होता है सी से ए की तरफ, अगर आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन जाएगा ए से सी की तरफ, इसलिए लिखा है मैंने ए सी वैक्टर। सो बच्चों अगर ओ ए वैक्टर ये है, ए सी वैक्टर ये है, तो ये बन जाता है बच्चों, इन दोनों का सम जो बन जाता है ना, वो बन जाता है ये वैक्टर। ये ओ ए वैक्टर हो गया, ये ए सी वैक्टर हो गया, तो ये बन जाता है बच्चों ओ सी वैक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो आएगा ना बच्चों, इनसाइड द कैविटी जो आएगा, वो रो ओ सी वैक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैविटी के अंदर, पूरी कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो यूनिफॉर्म आएगा और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स आएगी। इस पूरी कैविटी के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो ऐसा आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ओसी वाली लाइन के अलोंग आएगा और मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इनसाइड कैविटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, इनसाइड कैविटी, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, अंदर वाली पॉइंट में रो इंटू डी डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना बच्चों, वो कैविटी और स्फेयर के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग आता है, मतलब स्फेयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग आता है, और उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस डिस्टेंस पे, कैविटी और सेंटर की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या आप याद रखोगे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। अच्छा अगर किसी और पॉइंट में पूछोगे तो फिर दोनों का अलग अलग लिख देना, पूरे स्फेयर का लिखना, उसमें कैविटी वाले का माइनस कर देना, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, जिससे कि मैं वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाले का भी एक क्वेश्चन तो तुम्हें करवा दूं। A non-conducting sphere of radius r is given a volume charge density rho is equal to kr, where r is the distance of a point in the spherical volume from its center and k is a positive constant. Then find the ratio of the magnitude of the electric field at a distance r by 2 inside and r by 2 outside point of the sphere, ठीक है। तो एक r रेडियस का स्फेयर है जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसा दे रखा है बच्चों, रो इज इक्वल टू के इंटू आर। मतलब जैसे तुम, अच्छा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो अगर आपको कोई डीवी वॉल्यूम पता है, तो डीवी वॉल्यूम का जो चार्ज होता है वो रो डीवी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, बाहर जाने पर बढ़ती जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब अंदर वाले पॉइंट पर और बाहर वाले पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने पूछा है। हाँ जी, ओके। सो मैं ये बता रहा था, हाँ तो बच्चों इसको करने का क्या तरीका होगा, अभी मैंने तुम्हें बताया ना बच्चों, इसको तो मैंने डायरेक्ट तुम्हें वैसे तो फॉर्मूला ही लिखा दिया है कि जब भी आपको अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो क्या करना होता है बच्चों, के क्यू एन। अंदर वाला चार्ज कैसे पता करते हैं, रो जो भी दे रखा है दैट इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू डी आर, जीरो से लेके आर तक इसको इंटीग्रेट कर देना, के क्यू एन डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। गलती से इस वाले आर से इस वाले आर को अभी काट मत देना जब तक इंटीग्रेशन ना करो। दिस इज द फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। रो जो भी दे रखा हो उसको पुट कर देना, तो के की वैल्यू रख देना बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर को बाहर रखना, ऊपर से 4 पाई कॉमन ले लेना, 4 पाई कॉमन ले लेना, रो का, रो वाला जो के है ना, ये रो वाला के अलग है, ये बाहर आ जाएगा,
यहां बन जाएगा बच्चों r⁻3 dr। ठीक है, तो 0 से लेके r तक हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है। अंदर वाले पॉइंट पे पता कर रहे हैं ना हम लोग, तो e एट इनसाइड पॉइंट जो आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी r⁴ आएगा। पहले 4 पाई से 4 पाई काट दो, तो k r² डिवाइडेड बाई 4ε0 ये आएगा बच्चों। ये k बच्चों यहां पे जो k है ना वो 1/4πε0 वाला नहीं है, ये वाला, ये वाला k अलग है बच्चों, ये k अलग है। यहां पे मैं पहले ये काम करता हूं, इसको 1/4πε0 पहले ही रख देता हूं, क्योंकि यहां पे दो k आ रहे हैं ना, कंफ्यूज ना हो जाओ। ये k अलग है, ठीक है। तो अंदर बच्चों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है, तो जब r की वैल्यू r/2 के बराबर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, k r² डिवाइडेड बाई 16ε0 के बराबर। ये ध्यान रखना, ये k 4πε0 वाला नहीं है। अच्छा, आउटसाइड पॉइंट पे कैसे पता करते हैं बच्चों, आउटसाइड पॉइंट के लिए 1/4πε0। अब जो इंटीग्रेशन करते हैं ना वो 0 से लेके कैपिटल R तक करते हैं। आउटसाइड पॉइंट के लिए इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल R तक करोगे, ρ4π x² x मान लेना इंटू dx डिवाइडेड बाई नीचे r² ही आएगा। अब इंटीग्रेशन 0 से r तक नहीं करेंगे, अरे मान लो ये स्फीयर है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पता करना है, यहां पे r डिस्टेंस पे, तो यहां पे आप ऐसे शेल कंसीडर करोगे, ये वाली ना चार्ज पता करने के लिए ना, ये वाली, तो इसका रेडियस r मानना गलत हो जाएगा ना, ये रेडियस नहीं मान सकता ना मैं, यहां पे x मानूंगा। माननी तो मुझे यहां पे भी नहीं चाहिए, मुझे यहां पे भी x लेके चलना चाहिए, तो ये x⁻³ हो जाएगा, ठीक है, x लेके चलना चाहिए मुझे ना वैसे तो इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, 4πx² dx। रो की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहां पे, नीचे डिवाइड करूंगा, ये k हो गया वो 1/4πε0 वाला, ये q टोटल हो गया। 0 से r तक ही तो इंटीग्रेट करना है चार्ज को, चार्ज तो बच्चों r रेडियस तक ही है ना, यहां तक थोड़ी है चार्ज। इसमें मैं 0 से r तक इसलिए इंटीग्रेट कर रहा था क्योंकि वो r अंदर वाला पॉइंट था, तो मुझे यहां से यहां तक टोटल चार्ज पता करना था, समझ रहे हो। अब रो की वैल्यू क्या है, k इंटू एक्स के बराबर। अच्छा, आप बोलोगे सर रो की वैल्यू तो k इंटू आर थी। अब बच्चों जब तुम x डिस्टेंस पे चार्ज डेंसिटी लिख रहे हो तो k इंटू एक्स हो जाएगी ना, क्योंकि r अब x के बराबर हो गया ना यहां पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 4 पाई से 4 पाई काट देंगे, 4 पाई तो कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, x⁻³ का हो जाएगा r⁴/4, तो k r⁴ डिवाइडेड बाई 16 पाई f, 16 में से 4 पाई तो कट गया, 4ε0 r², ये बन जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे। तो आपसे किस पॉइंट पे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, 3r/2 डिस्टेंस पे। भाई सरफेस से r/2 डिस्टेंस मतलब सेंटर से कितनी हो गई, 3r/2, रख दो बच्चों यहां पे, तो k r⁴ डिवाइडेड बाई 4ε0 9r² डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो k r² डिवाइडेड बाई 9ε0 ये आ जाएगा। तो E अंदर वाला डिवाइड बाई E बाहर वाला जो आएगा ना, दोनों का वैल्यू पता है कितना आ जाएगा, अंदर वाला डिवाइड बाहर वाला कर दो, k r² ε0 कट जाएगा, तो ये 9/16 के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। डन डना डन डन। वेट, कुछ गलती कर दी क्या। सो बेसिकली this 4 pi and 4 pi gets cancel out, ओ मानस अब पता चल रहा है क्या तेरे को, 4 महीने हो गए भाई छोड़े हुए, कहां रहते हो तुम लोग। सो इसमें मैंने 4 पाई सही तो लिखा है यहां तक, ये 4 आ गया, यहां r/2 है ना, तो 16 ही तो आएगा, 64 क्यों आएगा, सही तो है। और यहां पे 4 पाई कट गया, 3r/4 सही तो लिखा है, देखो सही है क्या, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का आपका एक हैवी सा लेक्चर,
ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट टॉट टुडे। काफी हैवी था। अब कल वाली क्लास में बच्चों तो मैं सिलेंडर की वजह से, कल नहीं मतलब जो संडे को होगी ना हमारी, उस वाली क्लास में मैं तुम्हें सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों कराने के बाद कुछ एडवांस के क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर कल वाली क्लास मतलब संडे वाली क्लास में खत्म हो गए सारे क्वेश्चंस, जो कि जिनके चांसेस कम है क्योंकि मेरे पास और भी एडवांस के प्रॉब्लम्स हैं जो आपको कराने मुझे, तो खत्म होने के चांस तो नहीं लग रहे। इरडो के भी कुछ क्वेश्चंस है जो कराने। तो सही बता, जल्दी बता, फिर मैं गलती ना कर बैठूं। कोई गलती अगर की है तो मुझे बता दो जल्दी यहाँ पे ना, क्या गलती की है मैंने। 1/4 पाई आर का स्क्वायर नहीं, कहाँ ये आया फॉर्मूला हमारे पास। आर की वैल्यू r/2 पुट करेगा ना यहाँ पे। अरे एक 4 पाई से 4 पाई कट भी तो गया, ये जो 4 पाई बाहर निकल गया ना, उसने 4 पाई को काट भी तो दिया। एक ही 4 तो आएगा, देख जल्दी चेक कर इसको। तुम सब लोगों ने अपने अपने दोस्तों को भेज दिया ये मेरा जो कोर्स है, सारे बच्चों ने अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। अपने क्लासमेट्स को बता दो कि भाई सुन, आईआईटी की तैयारी करनी है, नहीं करनी, बोर्ड की तैयारी तो करनी है, चुपचाप ये कोर्स देखना चालू कर दे, है ना। इसमें इसमें ये नहीं करना है तुम्हें कि अरे नहीं इन लोगों को पता लग जाएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं नहीं, दिल खोल के बताओ, ठीक है। कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे भी अगर तुम कहीं पढ़ रहे हो, वहां पे अगर कोई पूछ रहा है फिजिक्स कहां से पढ़ूं, आजा भाई कैलाश सर के यहाँ आजा, इस वाले चैनल पे पढ़ ले। तुम ही लोग हो जो मुझे और दूसरे बच्चों तक लेके जा सकते हो। मैं एफर्ट लगा सकता हूं, देखो ना, आई एम पुटिंग माई एफर्ट, और वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट में तुम्हें दे रहा हूं, है ना। लेकिन लेकिन अल्टीमेटली जो जो रीच तुम लोगों की वजह से आ सकती है मेरी, ठीक है, वो किसी वजह से नहीं आ सकती, चाहे मैं कितना भी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा ना कि इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। और जब पता चलेगा तो कंटेंट इतना हो चुका होगा कि उनको पढ़ा ही नहीं जाएगा उनसे। तो वो चीज आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, सो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग जो है मिलते हैं अगली क्लास में। नोट्स को अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। शेयर करोगे आप, हर एक बच्चा मेरा जो है ना, मेरा स्टूडेंट जो रेगुलर वाला है, वो एक बच्चा एक ना एक बच्चे को शेयर करेगा ही करेगा, ठीक है, इस वीडियो को, कि देख कॉस लॉ की एप्लीकेशन ये होती है, ऐसे पढ़ाई जाती है, ऐसे पढ़ाया जाता है सॉलिड एंगल, ठीक है। चलो, आर की पावर सही है, वो कोई परेशानी नहीं है उसमें ना। आर की पावर यहाँ, आर की पावर यहाँ पे क्या है, नीचे आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर आ रहा है, तो ये कटता है, लेकिन इसमें नहीं कटता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें लिमिट 0 से कैपिटल आर लगाई है, नीचे आर का स्क्वायर है, आर मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो ये कटेगा नहीं, यहाँ पे वो कट जाता है, ठीक है। अगर तुम डायमेंशनली देखो ना, तो ये वाला फॉर्मूला ऊपर देखो, नीचे आर का स्क्वायर है, ऊपर आर की पावर 4 है, डायमेंशनली दोनों सही है। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड रैंक लाने के बाद फेमस नहीं करना है, पता लगा मैं तब तक जिंदा ही नहीं रहा। गुड रैंक लाने के साथ साथ फेमस करना है, ठीक है। गुड रैंक लाने के बाद फेमस करना, अगले साल का कोई कहानी नहीं है, इसी साल फेमस करना है। चालाक बन रहा है, कह रहा है गुड रैंक लाऊंगा तब फेमस करूंगा ठीक है, अभी फेमस करना है, गुड रैंक लाने के बाद नहीं करना है। चलो बाय।